सविता जब से शादी करके आई तब से अपने ससुराल में सामंजस्य स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी वजह से घर में किसी को कोई तकलीफ न हो, ताकि वो अच्छे से इस नए घर में अपने आप को ढाल सके। पर वो जितनी भी कोशिश करती, सास ननद उसको उतना ही नीचे गिराने की कोशिश करती। उसके ये बात समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ससुराल में सास ससुर, एक ननद और एक देवर था। देवर दूसरे शहर में नौकरी करता था और सविता का पति सुमित इसी शहर में प्राइवेट नौकरी करता था। कुछ दिनों के बाद सविता ने ये गौर किया कि जितना मान सम्मान उसके देवर का था, उतना मान सम्मान उसके पति का नहीं था। लेकिन उसे इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बेटों में खुद माता पिता इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं। जहां देवर को हर बात में मालिक बनाकर उसकी राय मशवरा ली जाती थी, वही सविता और उसके पति सुमित को कोई फर्क पूछता भी नहीं था, बल्कि उन्हें तो एक नौकर समझा जाता था। एक दिन उसने इस बारे में अपने पति से बात की तो सुमित ने कहा कि इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसका छोटा भाई एक बहुत ही अच्छी नौकरी करता है और माता पिता की नज़र में वो काबिल इंसान है। क्योंकि मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ, इसलिए मैं नकारा जाता हूँ। यह सुनकर सविता ने कहा, लेकिन उससे क्या मतलब, आप भी तो अपना खर्चा चलाते हैं ना, और आपका भाई तो अपना खर्चा चला रहा है, कोई किसी से कुछ मांग तो नहीं रहा, और जिसकी जितनी आय वो उसे हिसाब से अपनी ज़िंदगी चला रहा है, तो इसमें माँ बाप को ऐसा भेदभाव करने की क्या ज़रूरत है, बेटे तो दोनों ही उनके अपने हैं। तो सुमित ने कहा, नहीं सविता, तुम नहीं जानती कि जिस दिन से छोटे भाई की सरकारी नौकरी लगी है, उसी दिन से मैं ये सब झेल रहा हूँ। तो सविता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे उसने इस बात पर भी गौर किया कि उसकी ननद भी अपने छोटे भाई का साथ ज़्यादा देती है और बड़े भाई की कोई इज्जत नहीं करती। जबकि ऐसा नहीं था कि बड़ा भाई कोई खराब नौकरी करता था या फिर उसे कोई आर्थिक तंगी थी। सिर्फ यही एक कारण था कि वो सरकारी नौकरी कर रहा था, न करके प्राइवेट नौकरी करता था। लेकिन वो यही सोचकर चुप रह गई, छोड़ो, उसे क्या फर्क पड़ता है, उसका पति तो अच्छा है, उसका इतना ख्याल रखता है, बाकी उनके बारे में क्या सोचते हैं, उससे मुझे कोई क्या करना। यही सोचकर सविता चुप रह जाती। कुछ दिनों के बाद सविता की ननद की शादी की चर्चा शुरू हुई, तो उसमें भी ननद की शादी के लिए छोटे भाई से राय मशवरा ली गई और बड़े भाई भाभी से कुछ पूछना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि माता पिता की नज़र में छोटा बेटा ही मालिक था। छोटे बेटे ने फ़ोन पर सब कुछ बता दिया। उसने ये नहीं सोचा कि बहन की शादी की जिम्मेदारी उसकी भी उतनी ही है जितनी कि बड़े भाई की। तो चलकर रिश्ता ढूंढने में थोड़ी मदद की जाए। जितनी दौड़ भाग करनी थी वो तो बड़े भाई ने की, बाकी छोटा भाई तो शादी के 2-3 दिन पहले आया और मालिक बन गया, और पूरे शादी में वही आगे रहा और बड़े भाई को तो नौकर बनाकर रखा। उन्होंने ननद के ससुराल वालों को भी ये समझा दिया कि बड़े भाई की इस कार्य में कोई औकात नहीं, सब कुछ छोटा भाई है। सविता और उसके पति को ये बात बहुत खल रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे जब माता पिता ही खुद ही ऐसे थे कि उन्होंने छोटे बेटे को ही घर का मालिक बना रखा था। खैर, ननद की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई, तो सब अपनी रोज़ की दिनचर्या में व्यस्त हो गए। देवर भी अपनी नौकरी पर चला गया। धीरे धीरे समय बीता तो 1 साल बाद सविता के देवर की शादी भी हो गई। शादी होते ही देवरानी तो अपने पति के साथ चली गई और सविता की रोजमर्रा की दिनचर्या से फिर से शुरू हो गई। बल्कि अब देवरानी के आने के बाद तो सविता की ज़िंदगी और भी ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि देवरानी बीच बीच में सब बस कुछ दिनों के लिए ससुराल आती, इसीलिए उसे कोई काम के लिए नहीं कहता। देवरानी के आते ही ननद भी मायके आकर बैठ जाती और ये सब मालिक बनकर बैठे रहते थे। सविता बेचारी इन सब की खातिरदारी में लगी रहती। जब उसने इस बारे में पति सुमित से कहा तो उसे भी यही लगता था कि उसकी पत्नी अकेली ही घर की जिम्मेदारी क्यों उठाए, पर उसे ये भी पता था
कि यदि उसने इस बारे में कोई बात की तो माता पिता बहुत बड़ा बवाल कर देंगे। लेकिन ये सब देखते देखते सविता भी एकदम थक चुकी थी, जो कि कल की आई हुई देवरानी भी ये समझ चुकी थी कि इस घर में सविता और उसके पति का कोई मान सम्मान नहीं है। तो वो भी अपनी जेठानी के ऊपर हावी होने लगी और बात बात में जेठानी का मजाक उड़ाने लगी थी। ननद तो मुंह फट पहले से ही थी। सविता ने सास और ननद की बदतमीजी तो बर्दाश्त कर ही ली थी, पर अब देवरानी की बदतमीजी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जब भी आती तभी सविता किसी न किसी रूप में मजाक उड़ाती थी। इसीलिए अब सविता ने सोच लिया था कि ये सब कुछ ऐसा नहीं चलेगा। इस बात का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और मिलना भी चाहिए। खैर इस बार गर्मियों की छुट्टियों में सविता के देवरानी पूरे 1 महीने के लिए आए थे। इस बार सविता ने सोच लिया था कि जो अब तक होता आया है वो अब नहीं होगा और सबको उनके किए का हिसाब देना ही पड़ेगा। देवरानी के आते ही ननद भी अपने बच्चों को लेकर आ गई और सोच लिया कि चलो सविता भाभी तो हर बार की तरह हमारी खातिरदारी करेगी ही। थोड़ी देर में देवरानी और ननद ने देखा कि सविता अपना बैग पैक कर रही है, तो उन्होंने तुरंत ही जाकर अपनी माँ को बताया। तो माँ चिल्लाते हुए आई और बोली, बहू ये तुम क्या कर रही हो? बैग पैक करके कहाँ जा रही हो? माँ जी मैं अपने पति और बच्चों के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, हम कहीं बाहर नहीं गए। सविता के इतना कहते ही उसकी सास चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने 20 दिन बाहर घूमने का प्लान बना लिया और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे कैसे चली जाओगी? घर की जिम्मेदारी भी कुछ होती है या नहीं? माँ की तेज आवाज़ सुनकर बड़ा बेटा भी दौड़ कर आया और समझ गया कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। माँ ने तो तांडव शुरू कर दिया है, अब तो भूल जाओ बाहर जाना। इसीलिए उसने सविता से कहा कि चलो रहने दो, हम फिर कभी जाएंगे। लेकिन इस बार सविता ने सोच लिया था कि उसका पति तो सीधा साधा है ही, जिसका फायदा इतने दिनों से ससुराल वाले उठा रहे हैं। पर अब और नहीं, अब पानी सर से ऊपर पहुंच गया था। इसीलिए उसने सीधा सा जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, क्यों रखूं बैग? मुझे तो घूमने जाना है मेरे बच्चों के साथ और मैं जाकर ही रहूंगी। क्या जब आपकी बेटी मायके आती है तो आप किसी से पूछकर आती है क्या? जब मन किया चले आती है, या फिर जब इनकी छोटी बहू ससुराल आती है या कहीं घूमने जाती है तो क्या अपनी सास से पूछ कर जाती है? जब दिल करता है चली आती है, जब दिल करता है तो चली जाती है। तो फिर क्या मैं इस घर की नौकर हूँ जो सबकी खातिरदारी करती रहूँ क्या? सबके हाथ पैर टूट गए हैं जो खुद बनाकर नहीं खा सकते। और यदि मैं ही इस घर में सब करती हूँ तो फिर मुझे इस घर की मालकिन भी समझना चाहिए। पर मालकिन तो कहाँ, हम दोनों को तो इस घर का नौकर बनाकर रख दिया है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आपका सीधा होना है, क्योंकि आपने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। यह सुनकर सास ससुर और जोर जोर से चिल्लाने लगे। साथ में देवर देवरानी और ननद के सुर भी तेज हो गए। उन्हें लगा कि बस पहली बार उन्होंने जुबान खोली है तो इन्हें यहीं पर रोक देना जरूरी है, नहीं तो इनकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इस बार सविता ने सोच लिया था कि आज तो इन लोगों को उनकी औकात दिखाकर ही रखती है। जो जितनी जोर सास ससुर चिल्लाए उससे दुगुनी तेज आवाज़ में सविता ने जवाब दिया, क्यों नहीं जा सकते? क्या हम नौकर है क्या? इस घर की बड़ी बहू का सम्मान और बड़े बेटे का सम्मान कभी हमें मिला ही नहीं, बल्कि घर का मालिक हमेशा छोटे बेटे बहू को बनाया गया है। क्या हमने छोटे बेटे की कमाई खाई है क्या? मेरे पति का खर्चा आप लोग का देवर देवरानी चलाते हैं? जी नहीं, मेरा पति अच्छा खासा कमाता है और अपने परिवार का पेट पालता है, फिर भी आप लोगों की गुलामी करता है। क्यों? क्योंकि वो सीधा साधा आदमी है और घर में कोई कला नहीं चाहता है। रही बात अपने छोटे बेटे की नौकरी की, तो हर कोई अपनी नौकरी करता है, कोई सरकारी तो कोई प्राइवेट। तो उसका ये मतलब नहीं कि वो ज़्यादा काबिल है या जो भी, क्या वो मेरा खर्चा चला रहा है।
या वो आपको दे रहा है? जो भी कमा रहा है वो अपने आप और अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहा है, न कि माता पिता और भाई बहन पर। तो फिर किस बात का गुमान है आप लोगों को? क्या आप लोगों की सेवा आपके छोटे बेटे बहू करते हैं या आपकी बड़ी बेटी दामाद करते हैं? जी नहीं, मैं ही करती हूँ। और यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये आपका घर है और इसमें रहते हैं, तो आपका बड़ा बेटा इतना काबिल तो है ही कि हम लोग आराम से अपना अलग घर खरीद सकते हैं। आपको क्या लगता है प्राइवेट नौकरी करने वाले कम वेतन पाते हैं या आपके छोटे बेटे से आपके बड़े बेटे की कमाई कम है? जी नहीं, यह आपके दिमाग का फितूर है। शायद आपको पता नहीं कि आपके बड़े बेटे की सैलरी आपके छोटे बेटे से दुगुनी है, लेकिन आपके दिमाग में जो सरकारी नौकरी का चश्मा लगा है ना, उसकी वजह से आपको कभी बड़ा बेटा दिखाई नहीं दिया। और रही बात इस घर में रहने की, तो अब इस घर में तो मैं एक ही छत पर रहूंगी कि किसी का रोब मेरे ऊपर नहीं चलेगा। बहुत सह लिया मैंने आप लोगों की बकवास को। अब यदि इस घर में साथ साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपका घर मुबारक हो। मेरा पति इतना कमाता है कि मैं अपना एक घर अलग अलग घर लेकर आराम से रह सकती हूँ। आगे आप लोगों की मर्जी, जैसा आपको ठीक लगे। वैसे भी बड़ी बहू ने बहुत दिन सेवा कर ली आपकी, अब कुछ दिन छोटी बहू से भी सेवा करवाने का सुख ले लीजिए, क्योंकि अब मेरे ऊपर आप लोगों का हुक्म चलने वाला नहीं है। इतना कहकर सविता ने अपना बैग पैक किया और पति से बोली कि और भी कुछ लेना है तो बता दीजिए, मैं पैक कर लेती हूँ। ये सुनकर माता पिता ने बड़े बेटे की ओर घूमती हुई नज़रों से देखा कि शायद वो अपनी बीवी को कुछ बोलेगा, पर बड़े बेटे ने कुछ नहीं कहा। बस इतना ही बोला कि चलो हम चलते हैं। इतना कहकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लेकर जाने लगा, लेकिन जाते जाते रुक कर बोला कि आप लोग सोच लीजिए, हम 20 दिन के बाद वहाँ से लौटेंगे। आप लोग सोचकर अपना जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अब आगे की ज़िंदगी तो वैसे ही चलेगी जैसी मेरी पत्नी चाहती है। बहुत दिनों से मेरी पत्नी ने इस घर के लिए कर लिया, अब उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम साथ में रहें तो हमारे हिसाब से ही हम रहेंगे, यदि नहीं तो हम अपने अलग व्यवस्था करने में सक्षम हैं। ये कहकर वो लोग घर से निकल गए और बाकी सब लोग उन्होंने जाते हुए देखते रह गए। अब उनके समझ में आ गया था कि अब ये खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला। अब उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। ननद को भी समझ में आ गया था कि अब उसकी भाभी उसकी खातिरदारी करने के लिए यहाँ मौजूद नहीं रहेगी, तो उसने भी जल्दी से अपना सामान पैक कर लिया और बोली, माँ मैं चलती हूँ, मेरी ननद भी छुट्टियों में आने वाली है। ये सब देखकर सासू माँ का दिमाग घूम गया और उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आया। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बेटा जरा एक गिलास पानी देना, मुझे तो चक्कर से आ रहे हैं, और जरा एक अदरक वाली चाय भी बना देना। सास के मुंह से इतना सुनते ही छोटी बहू भड़क उठी, माँ जी क्या आपने मुझे नौकरानी समझ रखा है? मैं तो वहाँ अपने घर में भी कोई काम नहीं करती थी, हमने तो वहाँ फुल टाइम मेड लगा रखी थी, तो आपको क्या लगता है मैं ससुराल में काम करूँगी? अदरक वाली चाय तो मुझे भी पीने का मन कर रहा है, हो सके तो मेरे लिए भी एक कप बना दीजिएगा। और हाँ, कल की ट्रेन में से मैं वापस जा रही हूँ, मेरे बस का नहीं यहाँ पर काम करके रहना, आप अपना देख लीजिए। इतना कहकर वो और देवर अपना सामान पैक करने के लिए चले गए, तो सास ससुर को समझ में आ गया कि जिसे उन्होंने इतने दिनों तक मालिक बनाकर रखा था वो उनका कितना ख्याल रखने वाले हैं। और अब उन्हें ये भी समझ में आ चुका था कि अब अगर उन्होंने समझौता करके बड़ी बहू को उसका हक नहीं दिया और उसके अनुसार ढलकर नहीं रहे, तो अब वो भी उन्हें पूछने वाली नहीं है। इसीलिए उन्होंने समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी और सोचने लगे कि चलो बहू के आने से पहले उसके रूम को बहुत सुंदर सा बनवा देंगे, ताकि वो आने पर खुश हो जाए। ये सोचकर सासू माँ ने छोटी बहू को आवाज़ दी कि तुम्हें कल जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम आज ही चला जा सकती हो, क्योंकि ये घर मेरा है, तो मैं तय करूँगी कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं।
अब इस घर में मेरे बड़े बेटे और बहू मालिक और मालकिन बनकर रहेंगे। और आज तक उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उससे मैं दूर करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि बुढ़ापे में हमारा बड़े बेटे बहू के अलावा कोई नहीं है। इसीलिए तुम अपनी अदरक वाली चाय अपने शहर जाकर अपनी उस मेड से बनवा कर पी लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी मेड नहीं हूँ। मुझसे जो गलती हुई थी वो मुझे समझ में आ चुकी है, पर अब मैं उसे सुधार लूँगी। समय रहते तुम भी सुधर जाओ, नहीं तो वक्त अच्छे अच्छे को ठीक कर देता है। खैर तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हें भी मैंने ही बढ़ावा दे रखा था। जब हम सुधर रहे हैं तो तुम भी सुधर जाओ तो अच्छा रहेगा। इसके साथ सासू माँ ने अपनी बेटी की ओर घूमते हुए कहा कि आगे से जब भी मायके आना हो तो ये सोचकर आना कि बड़ी भाभी की इज्जत करनी है, और साथ ही घर के कामों में उसका हाथ भी बटाना। और यदि ऐसा नहीं कर सकती तो मायके आने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें भी बढ़ावा मैंने ही दिया था, तो आज मैं उस गलती को ठीक कर रही हूँ। आज मैं इस बात का स्वीकार करती हूँ कि अपने बच्चों में भेदभाव करके माता पिता ही अपने बच्चों को आपस में दुश्मन बना देते हैं। यदि वो बच्चों को बराबर प्यार मान सम्मान दे तो बच्चों कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे। इसीलिए समय रहते तुमने भी अपने बड़े भाई भाभी के प्रति जो कड़वाहट मन में बसा रखी है उसे निकाल दो और प्रेम की भावना बना दो। इतना कहकर सविता की सास अपने बड़े बेटे बहू के स्वागत की तैयारी में जुट गई।